नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डीएमके की याचिका पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर केस की जल्द सुनवाई के लिए हामी भर दी है। अब इस मामले की सुनवाई 11 नवंबर को सुबह 11 बजे शुरू होगी और जरूरत पड़ी तो 12 नवंबर को भी जारी रहेगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। अदालत ने यह भी कहा कि 11 नवंबर को ही पश्चिम बंगाल सरकार की नई याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी। ये याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दाखिल की है, जिसमें राज्य ने एसआईआर प्रक्रिया को ही चुनौती दी है। सिब्बल के साथ साथ एडवोकेट प्रशांत भूषण और नेहा राठी ने भी कहा कि यह मामला देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ से जुड़ा है। उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव आयोग द्वारा आधार कार्ड को पहचान के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता और सही मतदाता पहचान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सबकी नजरें 11 नवंबर की सुनवाई पर होंगी, जहां सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि चुनावी सूची में सुधार की मौजूदा प्रक्रिया संविधान के अनुरूप है या नहीं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में वोट चोरी के अपने आरोप को दोहराते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तस्वीर दिखाई थी, जिसमें एक ही महिला की फोटो 2 बूथों में 223 बार वोटर लिस्ट में छपी थी। राहुल ने सवाल उठाया था, चुनाव आयोग बताए इस महिला ने कितनी बार वोट डाला। लेकिन अब इस कहानी का एक नया पहलू सामने आया है। 75 वर्षीय चरणजीत कौर, जिनकी फोटो वोटर लिस्ट में बार बार छपी है, उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ एक बार वोट डाला। इंडियन एक्सप्रेस की टीम जब अम्बाला जिले के धकोला गांव पहुंची तो पाया कि चरणजीत कौर की फोटो 255 मतदाताओं के नाम के साथ लिस्ट में छपी है। लेकिन गांव वालों ने बताया कि यह गलती कई सालों से चल रही है और कई बार अधिकारियों को इसकी शिकायत की गई है। लखमीर सिंह, जो किसान हैं, वो बोले कि हमारे वोटर आईडी में हमारी फोटो सही है, लेकिन लिस्ट में चरणजीत कौर की फोटो छपी है। उन्होंने कहा कि हर बार वोट देने के लिए आधार और आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है। ऐसी ही परेशानी तेजेंद्र सिंह, ज्योतिराम और कई अन्य परिवारों को भी हुई है। ज्योतिराम ने कहा कि 250 से ज्यादा लोगों की फोटो एक जैसी होने पर कोई अफसर भी कुछ नहीं कर पाता। चरणजीत कौर खुद कहती हैं कि जब मैं वोट देने जाती हूं तो सब हंसते हैं। मैं बार बार कहती हूं कि मेरी गलती नहीं है, पर अब तक किसी ने सुधार नहीं किया। गांव के सरपंच पति देवेंद्र सिंह ने कहा, यह पब्लिकेशन मिस्टेक है। उन्होंने पूछा, अगर वोट चोरी होती तो हमारे गांव से कांग्रेस 150 वोटों से कैसे आगे रहती। अंबाला के एसडीएम सत्येंद्र शिवाज ने कहा कि पूरे मामले की जांच चल रही है और जिन वोटर्स के फोटो गलत हैं उन्हें फॉर्म 8 भरकर सुधार कराया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो अगले साल भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत अच्छी चल रही है। ट्रंप ने कहा कि सब बहुत अच्छा चल रहा है। पीएम मोदी ने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है। वो मेरे दोस्त हैं, हम बात करते रहते हैं। उन्होंने मुझे भारत आने का निमंत्रण दिया है, मैं जरूर आऊंगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अगले साल भारत आने वाले हैं, तो ट्रंप ने कहा कि हो सकता है हाँ। बताया जा रहा है कि अगले साल भारत में क्वाड सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता भी शामिल होंगे। हालांकि सम्मेलन की तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं। कांग्रेस ने शुक्रवार को पीएम मोदी पर तंज कसा। वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दोहराया गया दावा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रोका था और ये भी कि भारत अब ज्यादातर रूस से तेल खरीदना बंद कर चुका है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए पूछा, इस पर हाउडी मोदी क्या कहेंगे। कांग्रेस के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि ट्रंप अब तक 59 बार ये बयान दोहरा चुके हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को 24 घंटे के भीतर व्यापार और टैरिफ के जरिए रोक दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ट्रंप ट्रैकर अब 59 पर पहुंच गया है। ट्रंप 2 बातें बार बार कह रहे हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ 24 घंटे में रोक दिया, भारत ने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया। वो कहते हैं कि पीएम मोदी से बात करते रहते हैं और जल्द भारत आने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर हादसे पर अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा, इस हादसे के लिए पायलट को किसी भी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये मामला उस विमान दुर्घटना से जुड़ा है जो 12 जून को अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया था। इस हादसे में कैप्टन सुमीत सबरवाल की मौत हो गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच इस मामले में कैप्टन सबरवाल के पिता पुष्कर राज सबरवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने मांग की कि इस हादसे की जांच न्यायिक निगरानी में होनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा जांच एजेंसी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB स्वतंत्र नहीं है।
वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने दलील दी कि जांच निष्पक्ष नहीं लगती। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने पिता को भरोसा दिलाते हुए कहा, यह हादसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आपको ये बोझ नहीं उठाना चाहिए कि आपके बेटे को दोषी ठहराया जा रहा है। कोई भी उसे दोष नहीं दे सकता। जस्टिस बागची ने भी कहा कि AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट में पायलट के खिलाफ कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं है। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में कहीं नहीं कहा गया कि पायलट ने कोई गलती की थी। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे की जांच पर फैसला लेगा कि क्या इसे न्यायिक निगरानी में सौंपा जाए या नहीं। 100 करोड़ रुपए के फर्जी बैंक गारंटी घोटाले में ईडी ने अमरनाथ दत्ता को गिरफ्तार किया है। यह मामला रिलायंस NU बेस लिमिटेड से जुड़ा है, जिससे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ था। ईडी ने अदालत से अमरनाथ दत्ता को 4 दिन की हिरासत में लिया है। ये इस केस में तीसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले अशोक पाल और पार्थ सारथी विस्वाल को भी गिरफ्तार किया गया था। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि पिछले साल हुए छात्र जन आंदोलन के दौरान सुरक्षा बलों से कई गलतियां हुई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के फैसले ईमानदारी और जनहानि को कम करने के इरादे से लिए गए थे। जमीन पर तैनात हमारे सुरक्षाकर्मी बेहद तेजी से बदलते और हिंसक हालात का सामना कर रहे थे। ऐसी स्थिति में कुछ गलतियां हुई, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के निर्णय परिस्थितियों के मुताबिक और सही नीयत से लिए गए थे। हसीना ने द हिंदू को दिए एक लिखित इंटरव्यू में कहा। बता दें, शेख हसीना ने 5 अगस्त 2025 को ढाका छोड़ दिया था, जब देश में भारी विद्रोह और जन आंदोलन चल रहा था। अब 15 महीने बाद उन्होंने पहली बार इस मामले पर खुलकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें फरवरी 2026 में प्रस्तावित चुनाव पर भी संदेह है। हसीना के अनुसार अगर चुनाव होते हैं तो उन्हें वैध नहीं माना जाएगा, क्योंकि मेरी पार्टी अवामी लीग पर अभी भी प्रतिबंध लगा हुआ है। हालांकि उन्होंने अपने समर्थकों से चुनाव बहिष्कार न करने की अपील की है और कहा कि वो और अधिक हिंसक आंदोलन नहीं चाहती। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कट्टरपंथी इस्लामी समूहों के दबाव में प्राइमरी स्कूलों में संगीत और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की भर्ती योजना रद्द कर दिया। इस सरकार का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। उनके इस फैसले की कड़ी आलोचना हो रही है। बांग्लादेश के हिफाजत इस्लाम और इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश जैसे कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों ने इन पदों को गैर इस्लामी करार दिया था। इन लोगों ने म्यूजिक टीचरों के बजाय धार्मिक शिक्षकों की भर्ती की मांग करते हुए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन की धमकी दी। इस धमकी के बाद यूनुस प्रशासन ने अगस्त 2024 में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद जारी किए गए नियमों में संशोधन करते हुए चुपचाप म्यूजिक और शारीरिक शिक्षा के सहायक शिक्षकों के पदों को हटा दिया। देश में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और सार्वजनिक सुरक्षा के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। अदालत ने शिक्षण संस्थानों, बस और रेलवे स्टेशनों, खेल परिसरों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों के पास से सभी आवारा कुत्तों को पूरी तरह से हटाकर डॉग शेल्टर में भेजने का निर्देश दिया है। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि पकड़े गए इन कुत्तों को वापस उसी स्थान पर नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। यह आदेश देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा। अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी सार्वजनिक और निजी शैक्षणिक संस्थानों तथा खेल परिसरों की पहचान करने का आदेश दिया। इस आदेश के तहत जिलाधिकारी ये तय करेंगे कि सभी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, खेल सुविधाओं और सरकारी संस्थानों की उचित बाड़बंदी की जाए ताकि आवारा कुत्ते परिसर में प्रवेश न कर सकें। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU में इस बार फिर लेफ्ट यूनिटी ने अपना परचम लहरा दिया। गुरुवार को आए नतीजों में आयसा, SFI और DSF के गठबंधन ने चारों केंद्रीय पदों पर जीत हासिल की, यानी क्लीन स्वीप कर दिया। अदिति मिश्रा JNU की नई अध्यक्ष चुनी गई। उन्होंने RSS समर्थित ABVP के उम्मीदवार विकास पटेल को 449 वोटों से हराया। किचकूट गोपिका बाबू ने उपाध्यक्ष का पद जीता, जबकि सुनील यादव और दानिश अली ने क्रमशः महासचिव और संयुक्त सचिव के पदों पर जीत दर्ज की। इस बार लगभग 9000 छात्रों ने मतदान किया और मतदान प्रतिशत 67% रहा। कैंपस में पूरे दिन ढोल, नारेबाजी और पोस्टरबाजी के बीच छात्रों ने जोश के साथ वोट डाले। ABVP के लिए ये नतीजा झटका है, क्योंकि पिछले साल ही संगठन ने 10 साल बाद संयुक्त सचिव पद पर जीत दर्ज कर वापसी की थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को NCP अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़े एक कथित लैंड डील में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी।
समिति का नेतृत्व राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खड़गे करेंगे। मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि राजस्व विभाग ने संबंधित तहसीलदार सूर्यकांत एवाले को निलंबित कर दिया है। ये डील पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में 40 एकड़ महार वतन भूमि से जुड़ी है। ये वंशानुगत भूमि स्वामित्व से जुड़ा है, जहां अनुसूचित जाति के महार समुदाय को ग्राम प्रशासन के लिए श्रम प्रदान करने के लिए बाध्य किया जाता था और भूमि उन्हें दे दी जाती थी। ऐसी जमीन राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना बेची नहीं जा सकती है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि जमीन की कुल कीमत 1800 करोड़ रुपए थी, लेकिन इसे पवार की कंपनी को मात्र 300 करोड़ रुपए में बेच दिया गया, जिसमें स्टाम्प शुल्क में छूट भी शामिल है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार सुबह हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली में तकनीकी खामी के कारण 100 से अधिक उड़ानों में देरी हुई। ये खराबी एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में हुई। सूत्रों ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम से तकनीकी समस्याओं के कारण हवाई यातायात नियंत्रक स्वचालित रूप से उड़ान योजनाएं प्राप्त करने में असमर्थ हैं। बॉलीवुड अभिनेता विकी कौशल और कटरीना कैफ माता पिता बन गए हैं। दोनों ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया। आज यानी कि 7 नवंबर को कटरीना और विकी के घर बेटे का जन्म हुआ है। इस खुशखबरी को विकी कौशल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। विकी कौशल ने इंस्टाग्राम पर एक संयुक्त बयान जारी करते हुए लिखा, हमारी खुशियों का छोटा सा तोहफा आ गया है। दिल में अपार आभार के साथ हम अपने बेटे का स्वागत करते हैं। 7 नवंबर 2025, कटरीना और विकी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.